हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो फिजिक्स में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। तो ये अदिश राशियों को हमने सब बता दिया था। उसके बाद में फिजिक्स में कुछ मात्रक पढ़ना होता है, तो मात्रक को हम लोग पढ़ लेते हैं। मात्रक में पहले एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस मात्रक प्रचलित थे। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण, मतलब प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे ब्रिटेन में एफपीएस चलता था तो फ्रांस में सीजीएस चलता था, और कहीं कहीं एमकेएस सिस्टम पद्धति लागू था। तो जब व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ होता था तो उसमें मापन में कुछ इधर उधर हो जाता था, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो 1967 1967 में एक सम्मेलन हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक छोटे से स्थान सेवरेस में। वहाँ पर एसआई यूनिट को हम लोगों ने स्वीकार किया। उसके बाद में एसआई यूनिट मतलब कि ये था कि वो एसआई यूनिट में जो भी चीज़ें डिसाइड एक बार हो जाएंगी वो पूरे विश्व में लागू होगा। तो अभी एमके सिस्टम का विकसित रूप करके हम लोगों ने एसआई यूनिट को आगे ले लिया। तो मैं फिर से सब चीज़ें को लिख लिख के बता देता हूँ कि कुछ मात्रक, इसलिए कि मात्रक को पढ़ना ज़रूरी है। तो मापन में क्या था, कुछ मात्रक। तो मात्रक पढ़ना है जब, तो मात्रकों को मैं लिख दूं। मात्रक, तो मात्रक में क्या था, तो पहले तो एमकेएस सिस्टम था। एक एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस। फिर दूसरा में क्या था, सीजीएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था। और तीसरा में एफपीएस सिस्टम था। एक क्या होता था, तो दूरी के लिए जो डिस्टेंस होता था, लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता था, और द्रव्यमान के लिए केजी का प्रयोग किया जाता था, और समय के लिए तो सेकंड था। और सीजीएस में क्या था, तो इसमें सेंटीमीटर था दूरी के लिए, उसमें मीटर था, इसमें सेंटीमीटर था। फिर उसके बाद में इसमें ग्राम था द्रव्यमान के लिए, और इसमें तो सेकंड ही था। यही प्रॉब्लम होता था कि कोई दूरी के लिए मीटर मान रहा है, कोई सेंटीमीटर मान रहा है, कोई द्रव्यमान को केजी में माप रहा है, कोई ग्राम में माप रहा है, तो प्रॉब्लम होता था। और इसमें क्या था, इसमें दूरी के लिए फुट को मापता था, और द्रव्यमान को पाउंड में मापता था, पाउंड में, और समय को सेकंड में। तो एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। ये ब्रिटेन में मूल रूप से प्रचलित था, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। और जो सीजीएस सिस्टम था इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति। और ये जो एमके सिस्टम है इसी का विस्तृत रूप करके एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस, पेरिस के एक छोटे से शहर, पेरिस के एक छोटा शहर है सेवरेस। यहाँ पर कब 1967 में एक सम्मेलन हुआ, IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट। इसको अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का मुख्यालय पेरिस में ही बनाया गया है। तो इसमें यह स्वीकार किया गया कि पूरा विश्व अब एमके सिस्टम का विस्तृत रूप करके एसआई यूनिट को स्वीकार करेगा। तो एसआई यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हम नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये सभी जगह प्रचलित है। अब इन तीनों को खत्म कर दिया गया है, अब एसआई यूनिट को स्वीकार कर लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इतनी बातें समझ गए। अच्छा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, ये सब मैं बता दे रहा हूँ। और यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में ही है।
और फ्रांस को किसानों का देश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शैंपेन शराब बनता है फ्रांस में। इसके बाद में इतने चीज़ों के बाद में फिर आगे और कुछ चीज़ें पढ़ना है। तो जो राशियाँ थी क्वांटिटी, उसमें मुख्य रूप से दो राशियाँ होती है। तो दो राशियों को मैं बता दूं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए जल्दी जल्दी मिटा दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक रोक कर जिन लोगों को नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, जिन लोगों को जैसे पढ़ना होगा वैसे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ते जाएंगे। तो मात्रक में जो राशियाँ थी क्वांटिटी। तो राशियाँ के बारे में बता दूं कि राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो मूल राशि और दूसरा में व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ये डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मूल राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती। किसी अन्य राशियों की जरूरत नहीं होती। अन्य राशि की जरूरत नहीं होती है। और ये व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो इसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की जरूरत पड़ती है। मूल राशियों की सहायता से, मूल राशि की सहायता से व्यक्त। मूल राशि की सहायता से ये व्यक्त होता है। अच्छा, तो मूल राशियों की संख्या कुल कितनी है? तो मूल राशियों की संख्या कुल 7 है। और डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन मूल राशियों में मूल राशि और इनको बांट दिया गया पूरक राशि। तो पूरक राशियों की संख्या 2 है, तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो मूल राशियों में क्या क्या है? तो दूरी को मापने के लिए तो पहला तो लंबाई है, फिर उसके बाद में द्रव्यमान है। ये 7 मूल मात्रक है। उसके बाद में दूरी को मापने के लिए लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर उसके बाद में ताप है, उसके बाद में समय है, उसके बाद में ज्योति तीव्रता, उसके बाद में पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। कितना हुआ? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो लंबाई को मापने के लिए एमके सिस्टम का विकसित रूप करके एसआई यूनिट को स्वीकार कर लिया गया। तो लंबाई के लिए मीटर, अब मीटर का यूज होता है। और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, केजी का। ताप के लिए क्या होता है? केल्विन। ताप के लिए केल्विन। और समय के लिए सेकंड। ज्योति तीव्रता के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अच्छा, लंबाई के लिए लेंथ, इसके लिए द्रव्यमान के लिए मास, ताप के लिए टेम्परेचर, समय के लिए टाइम, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पदार्थ की मात्रा के लिए तो ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। और विद्युत धारा के लिए एम्पियर। अच्छा, 1 मोल एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। अच्छा, ये सब क्या है? मूल मात्रक है। और जो इसमें पूरक राशियां होती है, तो 2 पूरक राशियां हैं। एक तो समतल कोण
समतल कोण के लिए समतल कोण है, और एक है ठोस कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, और इसका क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अच्छा, ये रेडियन क्या होता है, तो जैसे कोई सर्कल है, ये ब्रीथ है, तो यहाँ से अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, 1 सेंटीमीटर, तो इसका यहाँ से जैसे इसका क्या है त्रिज्या, ये 1 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का ये भी चाप होना चाहिए, और जितना एंगल बनेगा तो वही होता है 1 रेडियन। ये सर्कल के लिए। अगर सॉलिड है, मतलब कोई गोला है, सॉलिड स्फीयर, तो स्फीयर के लिए 3D में बनेगा, तो 3D में एक एक मतलब जितना त्रिज्या है उतना ही काट के ऐसे बनेगा, ऐसे करके वो सॉलिड में बनेगा, तो इस पे जितना कोण बनेगा ये स्टेरेडियन होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, मतलब त्रिज्या के बराबर चाप जितना होता है आर्क उसका, उसी को रेडियन या स्टेरेडियन के वैल्यू में मापते हैं। इसके बाद में हम लोगों को 10 के घात के बारे में पढ़ना होता है। तो 10 के घात के बारे में मैं बता दूं कि 10 के घात बढ़ते क्रम में भी होते हैं और घटते क्रम में भी। तो बढ़ते क्रम में जो है उनमें क्या होता है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ऐसे करके पढ़ना होता है। तो मैं उसको एक बार लिख दूं, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में 10 के घात के बारे में मैं लिख दूं अच्छा से। फिर 10 के घात पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको याद करना पड़ता है, तो ये सब तो याद करना है, 10 के घात भी याद करना है, और जो एसआई यूनिट होता है उसको भी याद करना होता है। इसमें क्या कोई समझ लेगा, मैंने भी याद किया रट रट के, रात को जागो और याद करो, सब लोग याद करते हैं। फोकट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो समझ में आ जाए उसको समझ लिया जाता है, और जो चीज़ें समझने वाली नहीं होती उसको याद कर लिया जाता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो 1914 से 18 तक चला, तो इसमें कोई क्या समझ लेगा, अरे यार 1914 से 1918 तक चला, तो याद करने वाली चीज़ है, याद कर लेना है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है तो मनाया जाता है, इसको याद कर लेना है कि हाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इसमें कोई बोल देगा कि नहीं हम समझ लेंगे, तो झूठ बोल रहा है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आए, याद करने वाली चीज़ों को याद कर लो और समझने वाली चीज़ों को समझ लो अच्छा से। कुछ चीज़ें समझने वाली बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फैक्चुअल कि उसको याद करने के ही कुछ हो सकता है, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला। तो क्या पढ़ेंगे, 10 के घात। 10 के घात, तो 10 के घात में क्या पढ़ना है, जैसे 10 ऐसे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 बराबर क्या होता है, तो मतलब कि 10 गुणे 1, तो 10 ही होगा। फिर उसके बाद में 10 के पावर 2, फिर 10 के पावर 3, फिर 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, और 10 के पावर 15, और 10 के पावर 18। ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये 10 के पावर 1, ये क्या होता है, डेका, इसको बोलते हैं डेका। ये क्या है, हेक्टो, ये होता है किलो, ऐसे ही याद कर लेना है लिख के कॉपी पे। ये होता है मेगा, ये होता है गीगा, ये होता है टेरा, टेरा, ये होता है पेटा, और ये होता है एक्सा, एक्सा। इतना चीज़ें बाद में समझिए। अच्छा, एक किलो को के से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी चैनल में सब्सक्राइबर
1000 हो गए, ऐसे करके 1000, तो इसको 1K लिखता है सब्सक्राइबर। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, मेगा, मेगा क्या होता है? तो ये मिलियन होता है, मिलियन ऐसे लिखा होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं। जैसे किसी वीडियो का व्यूज अगर जाता है 5M, तो मतलब 5 मिलियन लोगों ने उसको, उस वीडियो को देखा है और लाइक किया, शेयर किया, जो भी किया, मतलब 1M का मतलब मिलियन होता है। और 1 मिलियन में कितना होता है? तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 10 लाख, अरे 10 के पावर 6 को कैसे लिखोगे? ऐसे 10 × 10 × 10, ऐसे 6 बार लिखना है। मतलब ऐसे 10 के पावर 6 को 10 बार लिखना होता है। तो ये हुआ इतना। तो ऐसे एक करके इसको 6 जीरो कर दो, तो ये 10 लाख नहीं हुआ? तो वही 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 6 जीरो। उसके बाद में गीगा, तो गीगा को क्या बोलते हैं? मिलियन के बाद में आता है बिलियन, बिलियन, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद में आता है टेरा, तो टेरा को बोलते हैं ट्रिलियन, हिंदी में लिख देता हूँ, ट्रिलियन। अच्छा, एक जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे जेफ बेजोस हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, और जो भी है बिल गेट्स हो गए, इन लोगों की नेटवर्क मतलब कि ऐसे जोड़ता है तो बोलता है ये बिलियनियर है। मतलब इसका नेटवर्क एरिया इतना है, मतलब इसके पास, ऐसे बोल दिया कि 15 बिलियन पैसा है, 15 बिलियन पैसा। तो 15 पे बिलियन का मतलब क्या होता है? 9, 10 के पावर। तो 15 पे 9 जीरो ऐसे कर लो, फिर उसके बाद में जोड़ लो कितना पैसा हुआ। फिर उसके बाद में ट्रिलियन, तो ट्रिलियन जैसे अमेरिका में बजट पेश हुआ था कुछ दिन पहले, तो बोला कि इतना ट्रिलियन अमेरिका में बजट पेश हुआ, इतना मतलब ट्रिलियन का बजट था। भारत में भी ट्रिलियन में जाता है, तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। उसके बाद में पेटा, एक्सा, ऐसे करके फिर आता है। उसके बाद में 10 के घात को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर पढ़ ले रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एनटीपीसी में एक बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरे दोस्त के एग्ज़ाम में ये पूछ लिया था एनटीपीसी में कि ये बताओ कि 1 गीगा बराबर कितना होता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, जैसे ये चारों दे दिए थे। और 1 गीगा कितना होता है, 1 पेटा कितना होता है, 1 मेगा में कितना होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको जानना ज़रूरी है। पूछ लिया तो फिर इसको सॉल्व कर लेना है, 1 नंबर पक्के। फिर उसके बाद में एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख दे रहा हूँ, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख दे रहा हूँ। ये माइनस में चिन्ह आ जाएगा, 10 के पावर माइनस है, तो इसको बोलते हैं डेसी, डेसी। ये होता है सेंटी, उसके बाद में ये होता है मिली, ये होता है माइक्रो, ये होता है नैनो, ये होता है पिको, पिको, ये होता है फेमटो, फेमटो या फर्मी, फर्मी भी कहीं कहीं इसको बोलता है, 1 फर्मी बराबर कितना। उसके बाद में इसको बोलता है एक्टो, एक्टो। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो जैसे बोलता है इतना माइक्रोन, इतना माइक्रोन मतलब 1 मीटर का, 1 मीटर, 1 मीटर का
एक अरबवां भाग, मतलब 1 मीटर में छोटे 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 1 अरब भागों में उसको बांट लो, और जितना छोटा होगा वही 1 माइक्रोन कहलाएगा। उसके बाद में नैनो, ये नैनो भी याद कर लेना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इतना नैनोमीटर, इतना पिकोमीटर। अच्छा, एक और आता है कि 10⁻10⁻⁻, इसको एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम होता है। तो एंगस्ट्रम में तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को मापते हैं एंगस्ट्रम में। अच्छा, नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻। अच्छा, यहाँ पर तो ये परमाणु का आकार होता है। ये किसी पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, प्री में, परमाणु का साइज मतलब आकार पूछता है। अच्छा, नाभिक का आकार 10⁻−15 होता है। तो 10⁻−15 नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार होता है कितना? 10⁻−15। और नाभिक का खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड नाभिक का आकार खोज किए थे। अच्छा, इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। ये 10 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 10⁻−1 सबसे बड़ा और ये सबसे छोटे होता जाएगा। अरे 10⁻−1, 10⁻−1 बराबर कितना होता है? 1/10। 10⁻−6 कितना होगा? तो 1 में ऐसे करके और 6 जीरो कर दो, इतना होगा। और ये सब ऊपर जाएगा जीरो, तो ये माइनस में कर देता है इसको। ये सब मैथ में पढ़ना होता है। मैथ और फिजिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद में कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दूरी को मापने के लिए कुछ मात्रक हैं, और द्रव को मापने के लिए कुछ मात्रक हैं, और सोने चांदी को भी मापने के लिए कुछ अपने अलग से मात्रक होते हैं। तो मैं कुछ मात्रकों को लिख दे रहा हूँ वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो किताब में सब मात्रक के बारे में दिया हुआ है। हाँ, याद करते करते एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई केवल करना है। ऐसा तो नहीं कि मात्रक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि केवल मात्रक ही पूछेगा। मात्रक तो केवल पूछना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको याद कर लेना है। और बाकी तो अपने से देखते रहना है, इसलिए कि एक टीचर के पढ़ाने से एग्ज़ाम क्वालिफाई थोड़े होगा। अपने से सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी है। जो चीज़ें छूट जाए तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे दूरी को मापने के लिए तो अच्छा, ये बताओ कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना दूरी होता है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी ऐसे लिख लेते हैं। तो एक खगोलीय दूरी में 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। तो एक खगोलीय दूरी क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे ये है सन, और उसके बाद में यहाँ पर है अर्थ। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूरी को मापने का एक और पैमाना है, क्या है? प्रकाश वर्ष। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, रेलवे में भी और पीसीएस में भी प्री में पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है। ये दूरी मापने का मात्रक है, इसको याद करना। वर्ष से समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी मापने का मात्रक है। दूरी मापने का मात्रक है। अच्छा,
तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अच्छा, दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना कौन सा है, तो वो है पारसेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना है पारसेक। पारसेक में क्या है, तो एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, या तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष के बारे में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे एरो बना के कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश, अच्छा, तो एक सेकंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर लगभग है। 3 इंटू 3 गुणे 10⁸ मीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर के करीब है एक सेकंड में। यहाँ पर एक सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में और भी कुछ मात्रक हैं, जैसे 1 इंच बराबर कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 1 इंच बराबर 1 इंच इंची में मापते हैं, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और दूरी को मापने के और बहुत सारे पैमाने हैं, जैसे समुद्र में जो जहाज चलता है, तो समुद्र की दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। और ऐसे दूरी को, स्थल पर दूरी को मापने के लिए मील का प्रयोग करते हैं। मील में भी दूरी को मापा जाता है। अरे क्यों, क्योंकि ये पूरी अगर पृथ्वी को मान लिया जाए तो इसमें ऐसे करके बांट दिया जाए, तो इसमें 29% पर स्थल है और 71% पर क्या है, जल है। तो जल ज़्यादा है तो उसकी दूरी मापने की इकाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक मील बराबर कितना होता है, एक मील में 1.6094 किलोमीटर के करीब होता है। और एक नॉटिकल मील में कितना दूरी होता है, तो 1.857 के करीब होता है किलोमीटर में। तो ये जो मील है ये स्थल पर मापा जाता है, और ये जल में, ये जहाज में। जैसे जहाज की गति को नॉट में मापते हैं, जहाज की गति को नॉट में मापते हैं ना, तो दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, और क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक एक बताओ, क्यूसेक क्या होता है। तो क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक होता है, इससे द्रव का प्रवाह मापते हैं, द्रव प्रवाह मापा जाता है क्यूसेक में, द्रव का प्रवाह मापा जाता है। अच्छा, प्लीमसोक लाइन क्या होता है, प्लीमसोक लाइन दिख रहा होगा इतना, हाँ। प्लीमसोक रेखा क्या होती है, तो ये कोई जहाज है, अगर ये जहाज है और यहाँ पानी भरा हुआ है, तो जहाज को इतना लोडिंग करना है कि जैसे इतना लोडिंग करने के बाद इतनी लोडिंग कि इतना जहाज पानी में डूब जाए, तो पानी में इतना ही जहाज डूबा रहेगा, फिर उसके बाद में ये जहाज आगे की ओर
बढ़ेगा। अगर इस पे वजन बहुत ज़्यादा अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा, जहाँ 5 kg इसमें रखना है अगर 100 kg इसमें रख दिया जाए तो जहाज क्या होगा, इस पे भार ज़्यादा होगा तो ये नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि mg ज़्यादा हो जाएगा। इसका वेट ज़्यादा हो जाए तो डूब जाएगा। तो प्लिमसुक रेखा एक होती है कि अगर इतना तक पानी का समुद्र में लेवल आ गया उसके बाद में इस पे कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा। मतलब ये लाइन होता है कि इसके बाद में अगर वजन इस पे थोड़ा सा भी ज़्यादा रखो तो ये जहाज़ डूबने की संभावना होती है। तो प्लिमसुक लाइन जहाज के में यह होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद में और कुछ चीज़ होती है, जैसे समुद्र की गहराई को फैदोमीटर में मापते हैं। तो एक फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। और एक फैदम बराबर 1.864 ऐसे करके कुछ मीटर होता है। ये चीज़ें देख लेना, बाकी उतना कभी कभी ये सब चीज़ें भूल जाता है। तो एक फैदम में इतना मीटर होता है। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं इसके बाद में। अब तो जगह नहीं है तो फिर मैं इधर मिटा के लिख दे रहा हूँ। जैसे द्रव को मापने के लिए जो द्रव होता है, जैसे पेट्रोलियम, द्रव में पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम को मापने के लिए या द्रव को मापने के लिए बैरल आता है। एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है और बराबर 42 गैलन होता है। अच्छा, और एक गैलन बराबर 3 ऐसे करके कुछ होता है। वो अपने से देख लेना, उतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड में टीचर को बहुत आराम होता है क्योंकि बोर्ड पे सब चीज़ें लिखी हुई होती है तो उसको केवल देखते जाना है और बता देना है। यहाँ पर तो लिखा कुछ है नहीं, याद रहता तो बता देते, अभी याद भूल गया है, ये देख लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें एक गैलन वाला याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये तो पक्का है। और एक बैरल में 42 गैलन होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है ये अपने से देख लेना है, ये ज़रूरी है। मैं इसको ना भी बताता लेकिन बताने का ये पर्पस है कि ये ज़रूरी है। तो मैं इसको स्किप कर जाता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि स्किप कर गए, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको देख लेना। अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसके बाद में और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं तो सामने कॉपी रख देते हैं, याद भूल जाए तो उसको देख लेते हैं। मेरे पास कोई कॉपी है नहीं, मैं कॉपी से पढ़ाता ही नहीं। देख कर कौन पढ़ाता है? देख देख कर तो बैल भी पढ़ा लेगा, देख कर कौन नहीं पढ़ा लेगा? देख कर पढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितना आता है उतना बताओ। अच्छा, इसके बाद में अच्छा, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम है, इसके बारे में मैं बता दूं तो पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जानते हैं। द्रवित सोना के नाम से जानते हैं पेट्रोलियम को। अच्छा, कोयला को किस नाम से जानते हैं? तो कोयला को काला सोना कहा जाता है, काला सोना। अच्छा, और तो ये बताओ कि हरा सोना क्या है? हरा सोना क्या है? तो हरा सोना क्या है? तो बांस का पेड़ गाँव में होता है। एक घास होता है बांस, सबसे लंबी घास बांस होता है, ये पेड़ में नहीं आता है। उसके बाद में ये बताओ हरा सोना क्या है? हरा सोना क्या है? तो हरा सोना क्या होता है? तो एक कपास या प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होता है? सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु। प्लैटिनम का सिंबल क्या होता है? तो P और स्मॉल t होता है। और ये कपास,
कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होता है, जिसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी को चेरनोजम चेरनोजम के नाम से जानते हैं, या रेगूर, या रेगूर भी इसको कहा जाता है। ये दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, नहीं तो रेगूर। कपास की खेती काली मिट्टी, चेरनोजम या रेगूर में होती है। ये काली मिट्टी का ही सब नाम है, चेरनोजम और रेगूर। अच्छा, इसके बाद में सोना के बारे में कुछ बात कर ले। तो सोना को मापने के लिए इसको आज ख़त्म कर देते हैं मेजरमेंट, फिर उसके बाद में अगला क्लास होगा तो वो होगा मोशन, गति से शुरू करेंगे। न्यूटन के गति क्या थे, केपलर के गति के ग्रहीय नियम क्या थे, इन सभी चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। जो भी चीज़ बता रहे उसको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में क्या है कि सोना के बारे में जान लेते हैं। तो एक मात्रक होता है कैरेट, कैरेट होता है, एक कैरेट गाजर वाला नहीं है, कैरेट। कैरेट, तो कैरेट क्या होता है, इससे दो काम होता है कैरेट से। एक तो सोने की शुद्धता, और दूसरा में हीरे का वजन मापा जाता है, हीरे का वजन मापा जाता है। अच्छा, सोने की शुद्ध सोना, अच्छा सोने के बारे में बता दें कि भारत में सोने के 2 खान हैं। भारत में सोने की खान, भारत में सोने की खान, भारत में सोने की खान कितना है? भारत में सोने की 2 खान याद कर लेना है। एक तो है कोलार और दूसरा में हट्टी। एक मूवी आया था, वो मूवी का क्या नाम है, एक वो दाढ़ी बढ़ाए बढ़ाए एक हीरो है, वो उसका एक मूवी आया था, बहुत अच्छा मूवी, वो इसी पर बनाया हुआ है। वो याद आएगा तो कभी हम बता देंगे, वो मूवी अच्छी है। कोलार और हट्टी ये दोनों कहाँ है? तो एक कर्नाटक में कोलार और हट्टी है। और विश्व में सोने की प्रसिद्ध 2 खाने हैं। विश्व में कौन कौन से हैं? तो विश्व में एक है कालगुर्डी, और दूसरा में है कूलगार्डी। ये कहाँ पर है? तो ये दोनों हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ से सोना सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, सोने की शुद्धता, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो जो आभूषण बनता है, अच्छा 24 कैरेट के सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, ये बनाएंगे तो टूट जाएगा। तो ऐसा आभूषण बनाने से क्या हुआ कि जैसे लड़की बनेगी और उस कान से कोई तुरंत खींच ले तो उसका आकार बदल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुरंत से बदल जाता है। 24 कैरेट का होता है। तो सोने में आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ मिलावट किया जाता है। तो उसको मिलावट क्या किया जाता है? तांबा को उसमें मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। तो 24 कैरेट का सोना जो होता है वो 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था कि 18 कैरेट का सोना
कितना परसेंट होगा? 18 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना कितना होगा? तो अरे यार, तो ऐसे कर लो, 24 कैरेट 100 होता है, 100% होता है, तो 18 कैरेट कितना होगा? तो 100/24 और गुणे 18, तो ये 6 से काट दो, तो टोटल ऐसे अपने से काट लेना, ये 24, ये 75% इसका आंसर था। ये एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक कैरेट, एक कैरेट मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम में लगभग 5 कैरेट होता है, 5 कैरेट होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हीरे के बारे में थोड़ी बात कर ले। तो हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का, और ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, यही सब तो है हीरे का अपरूप। अच्छा, हीरा सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हीरा विश्व में अगर देखें तो विश्व में है कुलीनन, कुलीनन हीरा। ये साउथ अफ्रीका के, ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के प्रीमियर खान से प्राप्त हुआ था, प्रीमियर खान से प्राप्त हुआ था। प्रीमियर खान कहाँ है? अफ्रीका में, कुलीनन। अच्छा, इसका वजन कितना है? तो इसका वजन लगभग 200-400 ग्राम के करीब में है। इसका वजन 400 ग्राम है, अर्थात ये 2000 कैरेट का है, 2000 कैरेट का है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हीरा, भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में भारत का सभी नागरिकों को मालूम होगा। कोहिनूर सुने तो जरूर होंगे। अच्छा, कोहिनूर का हीरा, इसका वजन कितना था? तो ये 21.6 ग्राम के करीब था, और ये लगभग 106 कैरेट के आसपास में था। अभी ये ब्रिटेन की महारानी के पास है, ब्रिटेन में है कोहिनूर का हीरा। अच्छा, ये कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा की खान अभी कहाँ है? कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा की खान से, गोलकुंडा की खान से ये प्राप्त हुआ। और गोलकुंडा अभी कहाँ है? तो ये है अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में अभी ये है। अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद में अब तो एक उप होता है पढ़ना मेजरमेंट में, वो यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन मैं बता दे रहा हूँ तुरंत से 10 मिनट में। यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है कि जैसे उसमें एम, एल और टी यही याद करना होता है, और उसके बाद में एक एम्पियर के भी बारे में याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये मूल मात्रक में आते हैं। ये मीटर, ये क्या है? मास के लिए है, ये लंबाई के लिए, समय के लिए, और ये विद्युत धारा के लिए। इतना ही चीज़ याद करना होता है। जैसे ये बोल दे कि इसमें ये बता दे जैसे, अच्छा, जो मूल मात्रक थे और व्युत्पन्न राशियाँ, तो व्युत्पन्न राशियाँ में क्या होता है? जो दूसरे से व्यक्त किया जाता है। जैसे मूल राशियों में तो समय आ गया। जैसे अगर कोई बोले एरिया, तो क्षेत्रफल के लिए तो क्या करते हैं? एरिया लंबाई गुणे लंबाई, यही तो करते हैं। तो एल के पावर 2, तो ये क्या है? ये व्युत्पन्न राशि होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और मूल राशियों का प्रयोग से ये बना। मूल राशि लंबाई है, फिर लंबाई है, तो ये क्षेत्रफल बना। तो ये व्युत्पन्न राशि। जैसे बोल दे आयतन, आयतन, तो आयतन में क्या बोलता? लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई,
तो एल के पावर 3 होता है। तो ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो ऐसे ही डायमेंशन लिखा जाता है और कुछ नहीं है। जैसे बोल दे कि त्वरण, त्वरण के लिए बोल दे तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे होता है। तो मीटर के लिए तो एल और टी के पावर -2, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसे करके बस इसको लिख लेना। और जैसे बोल दे कि मास, जैसे बोल दे कि फोर्स, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो बल का क्या होता है, F = m और a, यही तो होता है। ये क्या है, त्वरण है और ये क्या है, मास। तो मास के लिए kg, तो इसका क्या करेगा m, इसके लिए तो m, kg को मास में बताता तो m, और a का क्या होता है l t का पावर -2। तो बल का F का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, ये होगा। ऐसे सबका याद कर लेना है। याद क्या, ये तो बनाने वाली चीज़ है। जैसे कोई भी आया कि ऐसे पूछ दिया कि दाब का क्या होगा, तो दाब का क्या होगा, तो दाब बराबर F/, ये होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल का तो यहाँ से निकाल लिए, बल का यहाँ से निकाल लिए mLt-2, तो यहाँ से निकालिए mLt-2 का मतलब t यहाँ पर ऐसे 2 माइनस वाला नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। और एरिया है तो एरिया का क्या होगा, ऐसे होगा। इसको अगर आगे लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, एम एल का एक है और ये ऊपर से एक गया, ऊपर से 2 गया, नीचे से ऊपर गया 2, तो इसको ऐसे कर देंगे -2 और t का पावर -2। टोटल क्या होगा m, और l का क्या होगा l, तो l 2 में से एक घट जाएगा तो l-1 और t-2, ये दाब का डायमेंशनल फार्मूला हो। ऐसे करके निकाल लेना है। केवल याद करना है m, l और t। कभी कभी विद्युत धारा में इसको भी ऐड कर लेता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इतना ही चीज़। इसके बाद में हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक अच्छे से क्लास के साथ। फिर धन्यवाद।